नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जय स्माइल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन होता है और वो किस तरह से भारत से व्यापार करने में समर्थ होते हैं। भारत एक बहुत बड़ा धन संपन्न देश था, एक समृद्ध, एक प्रॉस्पेरिटी कंट्री था, जिस पर यूरोप का अधिकार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कुछ कारण थे, कुछ कॉजेस थे, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में होता है। गाइस, एक हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे ताकि हम सब आसानी से समझ सकें। गाइस, ओके, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। धीरे धीरे नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ तरीके से। कोई चीज़ समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें कमेंट करके आप छोड़ दिया करें, तो उसका जवाब भी मिल जाया करेगा। ओके गाइस, तो हम बात करेंगे यहाँ पर भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। गाइस, आगमन, ओके, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ हिंद ओशियन है, ओके, इंडियन ओशियन। ये बीओबी है, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी गाइस, मतलब अरब सागर है। ये अरब सागर है, ये बीओबी है, ये हिंद ओशियन है। और ये एक तरह से हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ये मैं इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये अफ्रीका महाद्वीप है क्योंकि इसके सहारे से ही व्यापारी भारत आते हैं। एक रास्ता और है यहाँ से, वो रास्ता ब्लॉक हो जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से। ठीक है, इंपोर्टेंट पार्ट है, याद रखना है। ये पार्ट है यूरोप का पार्ट है ये। ठीक है, इस तरह से वो, और यहां पर देखा जाए ये अरब कंट्री है, ये अरब देश है, तो ये वाला पार्ट है भूमध्य सागर, इक्वेटर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर गाइस। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, ये अरेबियन कंट्री है, यूरोप है। तो हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंपनी, यही यूरोपियन कंपनी है किस तरह से भारत में आती हैं ये। पहले गाइस एक तरह से बात कर लेते हैं, अगर हम पूरा मैप बना लेते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान है। किस तरह से हम लोग, ये लोग पहले आते थे इंडिया की तरफ, ये पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक और टर्की गाइस। इस तरह से ये रूट पकड़ते थे इंडिया को आने के लिए। क्लियर हो रहा है? ये रूट है यूरोप वाले तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में आया करते थे। क्लियर? ये वाला रूट, अभी हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे, ये रूट है। ठीक है, अब इस रूट पर धीरे धीरे मैं बात करता हूँ। ये यहाँ मैं समझा देता हूँ टर्की के बारे में। आज जो तुर्की कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है, तुर्की। तो तुर्की क्या है, एक तरह से आधा एशिया में है, आधा यूरोप में है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं बना देता हूं। ये क्या है, यूरोप है, और ये क्या है, एशिया है। बीच में जो पानी है ये काला सागर, ये ब्लैक सी है, यहां पर ब्लैक सी गाइस, और इधर साइड में मरमरा सी है, मरमरा सी। इन दोनों के बीच में जो संधि होती है उसे कहते हैं बारबोसा संधि, ओके, बासपोरस की संधि गाइस। इन दोनों के बीच में ट्रीटी होती है, उसे कहते हैं ट्रीटी बासपोरस, बासपोरस जल संधि गाइस, तो याद रखेंगे। तो इस तरह से बासपोरस की एक जल संधि होती है।
ठीक है, बॉस्फोरस वाटर ट्रीटी, वाटर ट्रीटी। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए बॉस्फोरस की जल संधि किन दोनों के बीच में होती है? ब्लैक सी और मरमरा सी, मतलब यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में। यही थोड़ा सा पार्ट है, ये पार्ट है आपका तुर्की का, ठीक है, याद रखना। थोड़ा पार्ट एशिया में है, तो ये पार्ट हमारा एक तरह से उस्मानिया वंश कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है, उस्मानिया। तो ये जो एक एम्पायर था यहाँ पे यूरोप के अंदर, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, टर्की और ये भी टर्की, इधर भी टर्की, तो दो टर्की थे जो एशिया में और यूरोप में पड़ते थे गाइस, याद रखना। ओके, यहां पर ही एक रोमन साम्राज्य था, यहां लिख देता हूं रोमन एम्पायर था, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो जाएगा, यहां समझा देता हूं। रोमन एम्पायर दो भागों में टूटा हुआ था, एक वेस्ट रोमन एम्पायर और एक ईस्ट रोमन एम्पायर। इसकी जो कैपिटल थी गाइस, कैपिटल थी कुस्तुतुनिया, कुस्तुतुनिया। इसकी कैपिटल थी वेस्टर्न रोमन की रोम, क्योंकि आज इटली की राजधानी रोम है, तो ईस्टर्न की है कुस्तुतुनिया, तो आज कहते हैं क्या, आज की डेट में इस्तांबुल कहते हैं, इस्तांबुल, ठीक है। और इस पे जो शासन था गाइस, शासन था बैजेंतीय साम्राज्य का याद रखना, बैजांतीय साम्राज्य, क्लियर, डन। और यहां ऑलरेडी उस्मानी साम्राज्य था, कहां, तुर्की पर। तुर्की पर बात करें तो किसका राज था, उस्मानियों का, उस्मानियों का राज था। उस्मानियों ने बैजेंतिया को हरा दिया, उस्मानियों ने बैजेंतिया को हरा दिया, तो ये जो वो था कुस्तुतनिया मार्ग, ये ब्लॉक हो जाता है गाइस। ये वाला जो मार्ग है यहाँ पर, ये सपोज दैट क्या है, कुस्तुतनिया है, ठीक है, KUS, ये मार्ग जो है ब्लॉक हो जाता है, अर्थात ये वाला रास्ता जो है आने का, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, क्लियर। क्यों, क्योंकि उस्मानियों का इस पर कब्जा हो जाता है, बैजेंतीय साम्राज्य पर हो जाता है, मतलब उस्मानियों ने पूरी तरह से यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ओके, तो इस तरह से ये रास्ता, रूट जो है बंद हो जाता है, और यहाँ से आने वाले व्यापारी भारत की तरफ नहीं आ पाते, क्योंकि उस पर भारी टैक्स लगा दिया जाता है, उस मार्ग पर हैवी टैक्स इंपोज कर दिए जाते हैं। इस वजह से यूरोपियन जो लोग हैं वहाँ के, भारत की तरफ मूव करने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है कुस्तुतनिया वाला, ये मैंने ब्लॉक किया है इस कुस्तुतनिया वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मैंने कहानी बता दी है, उस्मानियों का किस पर राज होता है, बैजेंतीय साम्राज्य पर। तो उस्मानिया कहाँ के हैं, टर्की पर है, बैजेंतीय ऑलरेडी कहाँ के हैं, ईस्ट रोमन एम्पायर के हैं, और जैसे कैपिटल किसकी, कुस्तुतनिया कैपिटल बना रखी थी, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं। ये रास्ता बंद कर दिया गया एक तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब दूसरा रास्ता अरब से होकर है, जो अरब सागर होते हुए व्यापारी जाया करते थे, लेकिन अरब से भी इनको नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अरब से भी भारी टैक्स मतलब चुका के जाना पड़ता था, तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो गई, यूरोपियन देशों को, लोगों को। उन्होंने बस सोचा कि हम इंडिया में कैसे भी आना चाहते हैं, इंडिया में एक बार आ गए तो हम लोग धीरे धीरे काम करना शुरू कर देंगे। और ये बात कब की है, जब ये सब कुछ हुआ, ये बात है 1453 की गाइस, 1453 की। तो 1453 में ही कुस्तुतनिया पर अधिकार हो गया था उस्मानियों का और तुर्की का, याद रखना। और ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, क्लियर है ना, मैं कई बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट किया है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बाय मैप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आया। बारबोसा वाटर ट्रीटी आती है, कई हाई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लोअर एग्जाम में भी आ जाते हैं, सब जगह इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक याद रखना है। तो अब दूसरा रास्ता गाइस अरब सागर होते हुए निकलता है। अरब सागर वालों ने भी क्या कर दिया, और अरेबियन कंट्री वालों ने भी हैवी टैक्स इंपोज कर दिए कि वो रास्ता है तो ये भी रास्ता बंद कर दिया जाएगा। कैसे भी करके बहाना था गाइस कि हम क्यों जाने दें अपने लैंड से होके, अपने देश के होके हम क्यों व्यापार करने दें, हम ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है।
इसलिए उनको यहाँ से क्रॉस नहीं करने दिया। बहुत सारी वजह थी। अब एक रास्ता था, याद रखना, ये पोर्तुगीज है और ये स्पेन है। तो पोर्तुगीज ने यहां से चलना प्रारंभ किया इस तरह से। याद रखना, पोर्तुगीज, मैं यहां थोड़ा सा बना देता हूं, ये यूरोप है, पोर्तुगीज और स्पेन, ये स्पेन है और ये पोर्तुगीज है। पोर्तुगीज पहले यहाँ पर एक द हेनरी प्रिंस था, जिसे कहते हैं नेविगेटर, ठीक है, हेनरी प्रिंस। पोर्तुगीज में कौन था? हेनरी, हेनरी प्रिंस गाइस, याद रखना, हेनरी प्रिंस, जिसे हम कहते हैं द नेविगेटर। द नेविगेटर मतलब पहली बार इसने ये पथ पथ एक पथ प्रदर्शक था, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक मतलब एक तरह से अफ्रीका को मतलब अफ्रीका को पश्चिमी अफ्रीका से होते हुए, या पश्चिमी, ये आपका क्या है, नॉर्थ अटलांटिक है और ये साउथ अटलांटिक है। तो पश्चिमी अफ्रीका की खोज किसने की थी? हेनरी प्रिंस ने, हेनरी प्रिंस ने, जिसे कहते हैं द नेविगेटर, कई बार पूछा गया है। तो ये पश्चिमी अफ्रीका को यहां तक पहुंच गया था, याद रखना, हेनरी प्रिंस द नेविगेटर, यहां तक की खोज की थी हेनरी प्रिंस द नेविगेटर ने। और इसने एक बंदे को भेजा था जिसका नाम है बार्थोल्यूडोमिस, लियोडोमिस, या लिख देता हूं बार्थो लियोडोमिस, बार्थोलियोडोमिस था नाम, जो यहां तक पहुंचा था वो पहली बार 1487 में। 1487 में बार्थोलियोडोमिस पहुंचा था किसके अंडर में? हेनरी प्रिंस द नेविगेटर के अंडर में। वही खोजें थी, लेकिन वो इससे आगे नहीं बढ़ पाया था, सिर्फ यहीं तक, कहते हैं उत्तर माशा अंतरद्वीप तक, उत्तर माशा अंतरद्वीप तक, अंतरद्वीप, जिसे कहते हैं द केप ऑफ गुड होप। याद रखना गाइस, यहीं तक इसने रास्ता देखा था, इसके अंडर में, द प्रिंस हेनरीगेटर द नेविगेटर पथ प्रदर्शक के अंडर में। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, मैं एक एक क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान रखना है। उत्तर माशा अंतरद्वीप आपको यहीं पड़ेगा, साउथ अफ्रीका की साइड, जिसे अंग्रेजी में द केप ऑफ गुड होप। इतना रास्ता देखा था 1487 में। और यहां से जो पोर्तुगीज आता है, वो आता है आपका वास्को डी गामा, यहां चलता है। इतने रास्ते तक तो कौन छोड़ता है? बार्थोलिडोमिस यहाँ तक इसको रास्ता दिखाता है। उसने कहा, वास्को डी गामा साहब, मैं आधा रास्ता आपको दिखा सकता हूँ और मुझे पता नहीं हिंदुस्तान कहाँ है, क्योंकि मैं भी डाइवर्ट हो चुका था और मुझे वापस जाना पड़ा, इसलिए मैं आधा रास्ता यहाँ तक दिखाऊंगा आपको, आगे का रास्ता आपको खुद तय करना पड़ेगा। ये बात थी पोर्तुगीज के लिए बहुत बड़ी, एक चुनौती भरा काम था इंडिया को ढूंढना। इससे पहले बात करें कि स्पेन का एक यात्री था जिसने अमेरिका को खोज दिया था गाइस, अमेरिका को खोजा था 1492 को, याद रखना। खोज रहे थे इंडिया को, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए? अमेरिका, ठीक है। अमेरिको, वैसे एक मर्चेंट का नाम है अमेरिको, उसी के नाम पर अमेरिका पड़ा था। और 1492 में, याद रखना, इसकी खोज हुई थी और कोलंबस ने इसकी खोज की थी। कोलंबस ने, गाइस याद रखना, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी अमेरिका की। खोज क्या रहे थे? इंडिया को, लेकिन खोज लिया क्या? अमेरिका खोज लिया। जैसे अमेरिका द्वीप खोज लिया तो उस पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया, क्योंकि कई सारे मिनरल्स वहां से इन्हें प्राप्त हुए। ब्रिटिश लोगों को, यूरोपियन लोगों को, धीरे धीरे उनको अमेरिका भी कब्जे में चला गया, ठीक है। जो भी ये खोजते गए वो सब कुछ कब्जे में ये करते चले गए, ठीक है ना। इधर वेस्ट इंडीज भी खोजा था उन्होंने, वेस्ट इंडीज भी, जो आज हम लोग साउथ अमेरिका में एक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, उसकी भी खोज की थी यूरोपियंस ने, ये भी खोज लिया। खोज क्या रहे थे? इंडिया, लेकिन खोज किया गया वेस्ट इंडीज। इधर इन्होंने ईस्ट इंडीज खोज लिया, ईस्ट इंडीज। अब ईस्ट इंडीज आप जानते हैं इंडोनेशिया को कहते हैं, इंडोनेशिया खोज कर ली थी, ठीक है। इधर ऑस्ट्रेलिया खोज लिया था, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी खोज लिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कैप्टन हुक ने खोजा था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया खोज हो गई थी। कई सारे द्वीप खोज लिए थे, कई सारे देश, कई सारे आइलैंड इन्होंने खोज लिए थे। और फाइनली फिर इंडिया की खोज हो गई थी। और किसने की? वास्को डी गामा ने। कहते हैं कि समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यात्री इंडिया कौन आया था?
वास्को डी गामा। कई बड़ी चुनौती का काम करना पड़ा वास्को डी गामा को। तो याद रखना है यहाँ से पोर्तुगीज यात्री आता है और यहाँ तक का रास्ता कौन दिखाता है, मैंने बताया, बार्थोल्यूडोमिस। ठीक है, यहाँ से पोर्तुगीज यात्री आता है वास्को डी गामा। ठीक है गाइस, ये है वास्को डी गामा आता है। कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं वास्को डी गामा, आप बस वास्को डी गामा को जानते हो, बाकी सारे नाम आपको नहीं दिख रहे हैं। वास्को डी गामा आता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है कब, यहाँ से 1497 में चलना प्रारंभ करता है और इस तरह से सी रूट होते हुए आपके इधर मालाबार तट केरल यहाँ पहुंचता है 1498 को। याद रखना 1498 में वास्को डी गामा पहुंच जाता है। ठीक है, केरल में पहुंच जाता है कालीकट बंदरगाह पर याद रखना। ठीक है, वास्को डी गामा कैसे पहुंचता है, यहाँ तक का रास्ता कौन दिखाता है, बार्थोलोमेस, और आगे का रास्ता दिखाता है गुजरात का व्यापारी होता है अब्दुल मुनिक। अब्दुल मुनिक यहां तक का रास्ता बार्थोलोमेस दिखाता है और आगे का रास्ता उसे अब्दुल मुनिक दिखाता है। याद रखना किसे, वास्को डी गामा को। इस तरह से वास्को डी गामा कालीकट में 1498 में पहुंच जाता है। कालीकट केरल में एक बंदरगाह है, कहां पहुंचता है, कालीकट का इस। ठीक है, कालीकट पहुंच जाता है और केरल का राजा था जमोरिन। जमोरिन ने एक तरह से स्वागत किया था वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा को मतलब वास्को डी गामा की चाल को जमोरिन नहीं समझ पाए और वास्को डी गामा पहली बार जब 1498 में आया इंडिया में तो ऑब्जर्वेशन करके पूरी तरह से ले गया था कि क्या हालात हैं केरल के, किस तरह से मुझे यहाँ पर राज करना है, कैसे व्यापार करना है। सब आपको पता है कि यूरोप में मसालों की डिमांड ज़्यादा थी। ठीक है, मसाले हैं तो मसाले, काली मिर्च वगैरह और सूती वस्त्र वगैरह, धीरे धीरे इनका व्यापार, नील का व्यापार बढ़ता चला गया था। तो मसालों की डिमांड थी क्योंकि यूरोप में एक ठंडा प्रदेश है तो वहाँ मसालों की, और नॉनवेज खाते थे वो लोग, तो मसाला जरूरी था वहाँ पर प्रिजर्वेशन करने के लिए, उस मीट को, नॉनवेज को, और खाने के लिए भी, टेस्ट लेने के लिए भी मसाले की जरूरत थी। इसलिए मसालों का, वैसे मसालों का द्वीप तो इंडोनेशिया कहते हैं और सबसे तो मसाले कहाँ से प्राप्त किए, केरला से प्राप्त किए थे। याद रखना, तो सबसे पहले यहाँ 150 यात्री लेके चला था लेकिन कुछ यात्री यहाँ पहुँच पाए थे। ठीक है, वास्को डी गामा के साथ, और जमोरिन ने उनको स्वागत किया, खूब सारा स्वागत किया, लेकिन वास्को डी गामा की चाल जमोरिन नहीं समझ पाए और उनको थोड़ा आभास बाद में हुआ कि ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए हमसे संधि करना चाहते हैं। संधि के लिए मना कर दिया था जमोरिन ने। ठीक है, इसलिए मना करने के बाद वास्को डी गामा ने यहाँ का सारा ऑब्जर्वेशन किया कि मुझे कैसे काम करना है, केरल पर किस तरह से अधिकार करना है और किस तरह से इनको हटाना है। तो ये सारी चीजें पहली यात्रा में ये यहाँ से सीख लिया था, कौन, वास्को डी गामा। ओके गाइस, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, कौन साथ आया था, कब कैसे हुआ था, कैसे रास्ता ब्लॉक हुए थे, इस तरह से कैसे अमेरिका खोज लिया, कैसे वेस्ट इंडीज खोजा, ऑस्ट्रेलिया कैसे खोज लिया, मतलब फाइनली आपको इंडिया मिल गया। और आधा रास्ता किसने दिखाया था, फिर आधा रास्ता किसने दिखाया था। तो इस तरह से फाइनली केरल तक पहुंचा वास्को डी गामा 1498 में। 1497 में चला था, 1 साल लग गया समुद्री यात्रा करते करते। याद रखना, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई, प्रेरणा तो बहुत आई, कारण तो बहुत थे। कहते हैं यूरोप में पुनर्जागरण भी हो रहा था। कारण क्या थे, यूरोप में पुनर्जागरण भी हो रहा था और साथ में मसालों की भी डिमांड थी। याद रखना, ठीक है, मसालों की डिमांड थी, यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। उससे प्रेरित होकर इन लोगों ने इंडिया को खोज डाला। गाइस, डिस्कवरी हो गया। पूछा जाता है इंडिया की डिस्कवरी कब हुई, 1498 में किसने की थी, वास्को डी गामा ने। तो ये पुनः वापस चला जाता है, याद रखना है, वापस चला जाता है कहाँ, अपने पोर्तुगीज। क्यों, क्योंकि ये पूरी रणनीति के साथ दोबारा आता है 1502 में। याद रखना, 1502 में फिर अगेन होता है, कौन, क्योंकि एक बार रास्ता देख लेता है तो फिर दोबारा 1502 में आता है कौन, वास्को डी गामा पुनः आता है, अपनी सारी शक्ति के साथ आता है और जमोरिन से क्लैश भी होता है, उसे हटा दिया जाता है और फाइनली यहाँ पर अपना कब्जा कर लेता है। कालीकट बंदरगाह को हम कोझिकोड कहते हैं आज की डेट में। याद रखना, कोझिकोड भी कहते हैं, कोझिकोड, आज की डेट में कोझिकोड कहते हैं। और केरल पर मालाबार तट पर किसका अधिकार हो जाता है, वास्को डी गामा का। और यहीं पे अपना पहला पुर्तगीज गवर्नर अपॉइंट करता है। पूछा जाता है फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर कौन है, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर अपॉइंट करता है कौन, वास्को डी गामा। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर है
फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा गाइस, याद रखना, फ्रांसिस डी अल्मीडा को अपॉइंट करता है और जिसका कार्यकाल रहता है 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। पहला अपॉइंट कर देता है कालीकट पर ही। आप सपोज अपॉइंट तो करना पड़ेगा, मुझे खजाना मिल जाए तो मैं अकेले कैसे देखभाल करूंगा, तो मैं अपना कोई ना कोई व्यक्ति अपॉइंट करूंगा, देखभाल करते रहना और हम लोग माल भर भर के ले जाया करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपना पहला पुर्तगाली गवर्नर वहां अपॉइंट किया था जिसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मीडा। इसकी कुछ बात करेंगे, किस तरह से इसने अरबों के रूट को भी हराया था, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक पॉलिसी चली थी ब्लू वाटर पॉलिसी, तो वो सारी बातें करेंगे गाइस, ठीक है। तो पुर्तगाली यहाँ तक आए थे, पुर्तगाली की कंपनी यहाँ पर बस गई थी। 1503 में कंपनी बना ली थी पुर्तगालियों ने, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1503 में एस्तादो द इंडिया कंपनी बना ली। एस्तादो द इंडिया, इंग्लिश में भी कहते हैं एस्तादो द इंडिया कंपनी बना ली। किसने? वास्को डी गामा ने गाइस, याद रखना। एस्तादो द इंडिया कंपनी बन गई थी और कहाँ बनाई थी? कोची में बनाई थी। कहाँ? कोची में स्थापित की थी पहली कंपनी। पूछा जाता है कहाँ बनाई थी? कोची में स्थापित की थी एस्तादो द इंडिया गाइस, क्लियर है तक। 1503 में वास्को डी गामा ने एस्तादो इंडिया कंपनी बनाई कोची में और यहीं पर एक व्यक्ति अपॉइंट करता है फ्रांसिस डी अल्मीडा 1505 से 1509। सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कैसे मैंने डिलीवर किया है, किस तरह से आपको नोट करना है, कैसे आपको माइंड में फिट करना है, ठीक है गाइस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा ने जब ये गवर्नर बनता है तो सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत किसे हराता है? अरबों को हराता है। अरबों के रास्ते को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि इन्होंने ही रास्ता नहीं दिया था। पहले तो कस्तुतनिया पर राज कर लिया था उस्मानियों ने, लेकिन अरब रास्ता से हम होके आ रहे थे यूरोपियन कंपनी, तो अरबों ने भी साथ नहीं दिया क्योंकि इस रास्ते से सिर्फ अरब ही जा सकते हैं, यूरोपियन नहीं जा सकते, तो ब्लॉक कर दिया था। और ब्लॉक करने का कारण बहुत सारे थे, इनको भी हैवी टैक्स लगा दी ताकि ये दे ना पाए और रास्ते में भी नहीं आ पाए। तो इसलिए हैवी टैक्स की वजह से ये लोग अपना रूट भटकते भटकते इंडिया को खोज लेते हैं। इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने का निर्णय लिया। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई इसने, मतलब हिंद महासागर में अपने पूरे शिप उतार दिए, पूरे जहाज उतार दिए हिंद महासागर के अंदर, और मसालों का व्यापार एक टॉप लेवल पर होना शुरू हुआ। और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अरबों का भी क्या कर दिया? रोक लगा दी गई कि अरब अब इस तरह से हमारे यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, अब हमारा काम हम ही करेंगे और कोई भी यहाँ पर दखलंदाजी नहीं देगा। इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी कामयाब रही थी, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ब्लू माने पानी, ब्लू मतलब पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो नीले रंग के पानी की नीति चलाई थी किसने? फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। अपने जहाज उतार कर यहाँ से मसाले भरकर कहाँ ले गए? यूरोप की तरफ ले जाया करते थे लोग, ठीक है। और एक आने में मसाले खरीदा था, एक आने में, और बेचा कितना आता था? 60 आने में। इतना बड़ा मुनाफा हुआ करता था, मतलब मुनाफा 60 टाइम्स होता था, मतलब जो भी मुनाफा हो रहा है 60 गुना मुनाफा हुआ करता था पुर्तगालियों को। 60 गुना मुनाफा बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस तरह से इन लोगों ने अपनी धाक जमा ली और अपनी तरह से इंडिया में मसालों का व्यापार करने लगे ये, ठीक है। फिर धीरे धीरे सूती कपड़ों का करने लगे, धीरे धीरे नील की खेती का व्यापार करने लगे। और साथ साथ कहते हैं कि यूरोपियन कंपनी में डच के अलावा, पुर्तगाली के अलावा यहाँ पर आगे डच भी आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स भी आते हैं, देन डेनिश भी आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं, फ्रेंच। तो ये सारा सीरीज आता है। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है सिर्फ कौन सा? पोर्तुगीज के बारे में, कि पोर्तुगीज ने किस तरह से अपना साम्राज्य बनाया। फिर डच से इनका क्लैश होता है, ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, मतलब फाइनली लास्ट में दो लोग रह जाते हैं, पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स, और ये तीनों सब हार जाते हैं। पोर्तुगीज और ब्रिटेन जो है आपस में रिलेशन कायम कर लेते हैं और आगे तक इंडिया में पूरी तरह से डोमिनेटेड पावर स्थापित करते हुए इंडिया को शिकार करते रहते हैं और इंडिया से व्यापार मुनाफा कमाकर बाहर ले जाया करते थे, याद रखना है, ठीक है। तो ये पहला गवर्नर पोर्तुगीज हो गया। सेकंड वाला होता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो उसका भी समय था अल्फांसो द अल्बुकर्क का 1509 से लेकर 1515 तक,
1515 तक। ये अल्फांसो अल्बुकर्क का था। अल्बुकर्क नाम सुना होगा, अल्बुकर्क, याद रखना। तो इसने भी पॉलिसी चलाई थी। तो इस तरह से गाइस अल्बुकर्क का समय 1509 से 1515 था। कोचीन में प्रथम दुर्ग बना था ये, याद रखना। कोचीन में प्रथम दुर्ग बनाया था इसने। और सती प्रथा इसने यहाँ पर बैन कर दी। सती प्रथा, सती सिस्टम को, सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, जिसे कहते हैं राजा राम मोहन का पूर्वगामी कहते हैं। इसे पूछा जाता है क्वेश्चन ही शायद, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी, पूर्वगामी कहते हैं, पूर्वगामी कहते हैं। मतलब सबसे पहले सती प्रथा का अंत अल्बुकर्क ने कोचीन में किया था, तो प्रथम दुर्ग बनाया था, याद रखना है। और इसने अल्बुकर्क ने ही विवाह नीति चलाई। विवाह नीति, विवाह नीति क्यों चलाई आप जानते हैं, क्रिश्चियनिटी का, क्योंकि क्रिश्चियन थे ये सब। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्रिश्चियनिटी प्रचार प्रसार के लिए। मतलब विवाह कीजिए हिंदुस्तानी महिलाओं के साथ, जिससे हमारे जो बच्चे पैदा होंगे वो क्रिश्चियन बच्चे पैदा होंगे, इससे जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। ये विवाह नीति इसकी कामयाब हुई। ऐसी महिला को टारगेट किया करते थे ये लोग, जो बेचारी गैर होती थी, जिसे हमारे भारतीय लोग घर से बाहर निकाल दिया करते थे कोई मुद्दे को लेकर, या किसी का पति मर जाता था, या कोई तलाक हुआ करता था, या दहेज या सती, जो भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, उन पर ये टारगेट रखते थे वो शादी की नीति अपनाकर, और क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने लगे थे। क्योंकि सुविधाएं बहुत देती थी, तो महिला वहीं जाएंगी जहाँ सुविधाएं हों, तो सुविधाएं ये लोग देते थे, और विवाह प्रचार के तहत और इन्होंने अपने बच्चे क्रिश्चियनिटी में तब्दील करना शुरू कर दिए। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1510 में गोवा को छीन लेता है, गोवा पर अधिकार कर लेता है, याद रखना, गोवा पर अधिकार कर लेता है, गोवा पर अधिकार कर लेता है, और बीजापुर के शासक से छीनता है। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, गाइस याद रखना, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से छीनता है, छीन लेता है, अधिकार कर लेता है। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेता है, याद रखना है। गोवा को हेडक्वार्टर बना लेता है अल्बुकर्क। क्लियर, गोवा जो अस्तित्व में आता है 1510 में। पूछे ना 1510 में गोवा पर अधिकार किसने किया, और 1961 में फाइनली ये छोड़ते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू अपनी फोर्स भेजते हैं ना, तो ये छोड़ने वाले नहीं थे। तो गोवा को हमने शामिल किया था एज ए यूटी। फिर 1987 में गोवा को राज्य बनाया, कई वर्ष लग गए थे हमें गोवा को अपने अधिकार में करने के लिए। तो याद रखना अल्बुकर्क की पॉलिसी है जो मैंने बता दिया है। और अल्बुकर्क ने एक काम और किया, मलक्का एक बंदरगाह है, और मलेशिया और इधर इंडोनेशिया के बीच में जो जल संधि बनती है, जिसे कहते हैं मलक्का जल संधि, मलक्का पर अधिकार कर लिया। और फारस की जो खाड़ी के पास में हॉर्मुज बंदरगाह, याद रखना, हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया गाइस, पर अधिकार कर लिया। मलक्का हार्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया अल्बुकर्क ने। कई बार पूछा गया है, हार्मुज कहाँ है, फारस की खाड़ी के पास है, याद रखना। ठीक है, इस गवर्नर के बाद सेकंड गवर्नर था, थर्ड आता है नीनो डी कून्हा, नीनो डी कून्हा। वैसे देखा जाए अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा गाइस, याद रखना, सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके अगर तरीके से कर लिया तो आपने। कोई भी एग्जाम हो, छोटे से बड़ा, हर एग्जाम क्रॉस कर लेंगे आप। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क भी था। अल्बुकर्क के बारे में मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, इंपोर्टेंट है, याद रखिए। थर्ड जो पुर्तगाली गवर्नर आता है वो है नीनो डी कून्हा। 1529 से 1535 तक ये रहता है। इसके बीच में जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह हुमायूं था यहाँ पर, हुमायूं, वह गुजरात के शासक, गुजरात का शासक था, उसका नाम था बहादुर शाह।
बहादुर शाह के बीच संघर्ष का फायदा उठाकर, संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में पूछे जाते हैं, ये 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लेता है। बेसिन पर अधिकार, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह हुमायूं तो था, इसके समय पर ये भी पूछ सकते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह था, उनके बीच में क्या हुआ, क्लैश हो गया, कन्फ्लिक्ट हुआ, वार हुआ। उस वार में बहादुर शाह हार जाता है। इसी का लाभ उठाते हुए 1535 में बेसिन पर और 1535 में दीव पर, जो दमन द्वीप कहते हैं, द्वीप पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेता है कौन, नीनो डी कून्हा गाइस। याद रखना, ये 3 हमारे इंपोर्टेंट गवर्नर हैं। पूरा मैंने पुर्तगाली के बारे में बताया है, पूछा जाता है। नोट करके लिख देता हूँ कि ये अपने आप को क्या कहते थे, नोट करके। ये अपने आप को कहते थे सागरों का स्वामी, सागर का स्वामी कहते थे। सागर का स्वामी कौन, पुर्तगीज कहते थे सागर का स्वामी। ठीक है, दूसरा पॉइंट पूछा जाए, सागर का स्वामी कौन कहते थे अपने आप को, पोर्तुगीज अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। दूसरा पॉइंट पूछा जाए कि यहाँ पर के वास्को डी गामा की मजार कहाँ है, तो वास्को डी गामा की मजार मतलब वही टॉम कोची में है, क्योंकि ये 1524 में कोची में ही इसकी डेथ हो जाती है। ये भी पूछा जाता है, थर्ड पॉइंट नोट करके। वास्को डी गामा कितनी बार आया भारत, 3 बार आया, 3 बार आया। कौन आया, वास्को डी गामा आया भारत में 1498, 1502 और फिर लास्ट 1524, तभी उसकी डेथ होती है। और कोचिन में इसकी क्या है, कब्र है इसकी, वास्को डी गामा की। कई बार इसने हिंदियों को लूटा और कई तरह से अपनी रणनीतियों में सफल हुआ। आज भी कोचिन में लोग आते हैं इसकी कब्र पर प्रार्थना करने के लिए, आत्मा को अनुभूति देने के लिए, शांति देने के लिए। तो ये कोचिन में केरल में पड़ता है। आज भी यहाँ पर इसकी कब्र बनी हुई है। यहाँ से इसका स्केलेटन नहीं ले गए, जो कि बाबर का ले गए थे काबुल, कई शासकों का ले गए थे, लेकिन इसका नहीं ले गए, इसको यहीं पर दफन किया गया है अभी तक। ठीक है गाइस, तो ये पोर्तुगीज से संबंधित मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे डच और ब्रिटिश के बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, पढ़िएगा और ऐसा पढ़ा करो ताकि दूसरों को भी समझा सके। अपने ग्रुप में बच्चे भी हैं काफ़ी, अपने घर में बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी हैं, आप डिस्कस किया करें। डिस्कस करने से क्या सारे पॉइंट हमारे हल हो जाते हैं गाइस। ठीक है, डिस्कस एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है। कोशिश करो, डन। तो याद रखना, कोशिश करो और अपना फोकस करो, बस फोकस करोगे सफलता मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।